जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, वित्तीय समावेशन की मिसाल, जो कि छपा है दैनिक जागरण में। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक योजना आई थी कि 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल्कुल सही कहा कि इस योजना ने देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला दी है। इसे क्रांति इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ है। 50 करोड़ खाते खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 50 करोड़ खाते के आंकड़े को पार कर गई। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। जनधन योजना के तहत अधिकांश खाते उन गरीबों के हैं जो बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे। चूँकि इस योजना के तहत बिना किसी राशि के खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान की गई, इसलिए करोड़ों निर्धन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में आसानी हुई। जब यह योजना शुरू की गई थी तो ऐसे सवाल उठे थे कि आखिर जनधन खातों में पैसा कहाँ से आएगा। आंकड़े बता रहे हैं कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है ना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी जिसमें 50 करोड़ खाते खोले गए और जिसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि इतने सारे खाते खोले तो गए हैं, लेकिन इसमें धन कहाँ से आएगा। तो इन 50 करोड़ खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि है। इसका अर्थ है कि गरीब बचत कर रहा है और बैंकों की महत्ता भी समझ रहा है। जनधन खाते गरीबों को केवल अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करने की ही सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इन खातों के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण यानी डीबीटी के जरिए सहजता से प्राप्त भी कर रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पहले हर तरह की सरकारी सहायता का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों यानी भ्रष्ट तत्वों की जेब में चला जाता था। 2019 की एक योजना पत्रिका में छपा था कि 2014 से लेकर के या 15 मान लें 2019 के बीच में, इसे 15 कर लें, जब जनधन खाता आया था, तो इन 4-5 सालों के बीच में बैंक से जो डीबीटी के माध्यम से सरकार ने धन भेजे थे अकाउंट में, उसके वजह से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से बचत हुआ, जो लीकेज के माध्यम से लोगों की भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ जाते हैं। तो प्रतिवर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए की हम लीकेज को बचा सकें खाली डीबीटी के माध्यम से। और डीबीटी का जो कंसेप्ट है वो हमने सीखा था ब्राज़ील से। ब्राज़ील में एक फैमिलिया करके एक योजना थी, कार्यक्रम था, उससे हमने सीखा था डीबीटी। जनधन योजना की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं। तो पहला तथ्य, प्रधानमंत्री जनधन योजना खुला, उसमें 50 करोड़ खाते खोले गए, 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए प्लस, और उसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का धन है, जिससे कि बैंक की महत्ता बढ़ रही है और वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। लोगों की बचत जो है वो बैंक में जमा कराते हैं और इसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। तो 3 तथ्य मिल गए। यह तथ्य भी ध्यान देने लायक है कि करीब 67% जनधन खाते गांवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। तो 56% खाते महिलाओं के हैं, 67% खाते गांव और छोटे कस्बों से हैं। इसका मतलब है कि यह योजना अंतिम छोर पर खड़े वंचित लोगों तक पहुंची है। जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ अन्य सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं। समझना कठिन है कि मोदी सरकार के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की ज़रूरत है।
करोड़ों लोगों के बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहने का केवल यही एक दुष्परिणाम नहीं था कि वे देश की समृद्धि से जोड़ नहीं पा रहे थे। एक दुष्परिणाम यह भी था कि करोड़ों लोग आर्थिक मुख्य धारा से बाहर थे। कोई भी देश समर्थ तभी बनता है जब उसका प्रत्येक नागरिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ता है। जनधन योजना निर्धन वर्ग को न केवल बचत के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी ले जा रही है। इस योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की आर्थिक प्रगति में सभी का योगदान हो। अच्छा हो कि केंद्र की तरह सभी राज्य सरकारें यह समझें कि जन कल्याण की कोई भी योजना हो उसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि समावेशी विकास होता क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो पहले प्रस्तावना। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करते हों तो इसे समावेशी विकास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना को लें, PMJDY। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग में कैसे, जैसे कि महिलाएं भी आ जाएं क्योंकि वो वित्तीय समावेशन में पीछे रह जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए उसमें 56% खाते महिलाओं के रहें और इस योजना के तहत 50 करोड़ खाते खोले गए, 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए और इन खातों में सम्मिलित रूप में 2 लाख करोड़ रुपए हैं। और जो सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये भेजे जाते हैं या अन्य प्रकार के जो योजनाएं भेजी जाती हैं वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में आता है, जिससे लीकेज से बचत होती है। तो 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा धन है, उसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। फिर कह रहा है सभी लोग हो गए तो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, तो उनमें महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं 56% है। सभी भौगोलिक क्षेत्र यानी गांव हो कस्बा हो वहाँ पे, तो इन 50 करोड़ प्लस खाते में से 67% खाते खोले गए हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छोटे कस्बे के लोग हैं उनके, और सभी आर्थिक क्षेत्र के लोगों के खाते खुलें या उनको वित्तीय समावेशन में लाया जाए या उचित भागीदारी कराई जाए तो उसे कहा जाता है समावेशी विकास। मतलब एक तो होता है वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास में कई सारी चीज़ हो गई, एक होता है वित्तीय समावेशन। तो मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन अगर हम लोगों को लाते हैं, सामाजिक समावेशन, आर्थिक समावेशन, राजनीतिक समावेशन, तो उनका समावेशी विकास होता है। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो वित्तीय समावेशन मुख्य रूप से हम समावेशी विकास मान सकते हैं। वित्तीय समावेशन या जो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी क्षेत्र के लोगों की भागीदारी हो और सभी आर्थिक रूप से जो जैसे प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं या मध्य वर्ग है, उच्च वर्ग है, सबकी भागीदारी हो विकास की प्रक्रिया में, तो हम कहेंगे ये समावेशी विकास है। तो फिर से विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करते हों तो इसे समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता इंक्लूसिवनेस लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन सस्टेनेबिलिटी भी लाता है। तो समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन सस्टेनेबिलिटी भी लाता है।
यदि विकास समावेशी नहीं है तो विकास को लंबे समय तक टिकाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि अमीर लोगों की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम न केवल कम होती है बल्कि अमीरी के बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। फिर से, समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन सस्टेनेबिलिटी भी लाता है। यदि विकास समावेशी नहीं है तो विकास को लंबे समय तक टिकाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि अमीर लोगों की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति न केवल कम होती है बल्कि अमीरी के बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2016 की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में निम्न महत्वपूर्ण रिसर्च का प्रकाशन किया गया। तो IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2016, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2016, यदि किसी देश में टॉप 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है। फिर से, यदि किसी देश में टॉप 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है तो उस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.08 बिंदुओं से कम होने की संभावना रखती है। फिर से, IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिसर्च है बाकायदे कि यदि किसी देश में टॉप 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है तो उस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.08 बिंदुओं से कम होने की संभावना रखती है। इसी प्रकार यदि किसी देश में बॉटम 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है तो उस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.38 बिंदुओं से बढ़ने की संभावना रखती है। यहाँ पे 0.38 बिंदुओं से बढ़ने की संभावना रखती है और यहाँ पे 0.08 बिंदुओं से कम होने की संभावना रखती हैं। फिर से, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2016 के अनुसार यदि किसी देश के टॉप 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय प्रदान की जाती है तो उस देश की जीडीपी में 0.08 बिंदुओं की कमी आ जाती है, जबकि उसी देश में यदि बॉटम के 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय दी जाती है तो उसके जीडीपी में 0.38 बिंदुओं से बढ़ने की संभावना रखती है। बढ़िया रिपोर्ट है। समावेशी विकास इंट्रा जनरेशनल इक्विटी से संबंधित एक अवधारणा है। होता है इंट्रा माने कि अपनी ही पीढ़ी में सभी लोगों को लेकर के चलना, जिसे भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य के रूप में लागू किया गया। समावेशी विकास इंट्रा जनरेशनल इक्विटी से, जैसे एक होता है सतत विकास या कुछ लोग कहते हैं संपोषणीय विकास या कुछ लोग कह देते हैं धारणीय विकास, इंग्लिश में नाम वही एक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास, संपोषणीय विकास, धारणीय विकास, सुस्थिर विकास, संधारणीय विकास, ये सारे नाम वही हैं जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर ये प्राप्त करना है तो वो एक प्रकार का इंटर जनरेशनल इक्विटी होता है, अंतर पीढ़ी समत्व हो। लेकिन समावेशी विकास जो होता है वो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी से संबंधित है, एक ही पीढ़ी के सभी लोगों को लेकर के चलना।
तो समावेशी विकास इंट्रा जनरेशनल इक्विटी से संबंधित है, एक अवधारणा है जिसे भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना से में एक लक्ष्य के रूप में लागू किया गया। वर्तमान में यह SDG 8 से में सम्मिलित किया गया है। क्या समावेशी विकास जो है वो है SDG 8 का हिस्सा। ठीक है, फिर एक प्रश्न है, क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है? UPSC मेंस में प्रश्न पूछा था ऐसे, क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है? तो भारत में विकास में समावेशिता की कमी है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया उत्तरोत्तर अपवर्जी यानी एक्सक्लूजनरी होती जा रही है। इस संदर्भ में निम्न तथ्यों का अवलोकन किया जा सकता है। पहला है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इसकी 3 बातें ध्यान रखना है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, पहला तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 मतलब भारत में क्या समावेशी विकास नहीं है क्या? तो इसके लिए 3 रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, एक है क्रेडिट स्विस रिपोर्ट की मतलब क्रेडिट स्विस की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018, उसके 2 बिंदु हैं। फिर ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे जो 77वां चक्र था उसके आंकड़े 2021 के, उसमें 4 बातें हैं। उसे हम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भारत में जो विकास है वो समावेशी नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के द्वारा भारत के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। भारत की टॉप 1% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 22% की भागीदारी करती है। देखिए, भारत की टॉप 1% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 22% की भागीदारी करती है। ठीक है, भारत की टॉप 10% जनसंख्या भारत की राष्ट्रीय आय में 57% की भागीदारी करती है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। फिर तीसरा, भारत की टॉप 10% जनसंख्या की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 11,66,520 रुपये है। तो 11,66,520 रुपये है, जबकि बॉटम 50% जनसंख्या की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 53,600 रुपये है। मतलब टॉप के 10% की आय जो वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 11,66,520 रुपये है, जबकि नीचे के हम 5 गुना लोग ले लिए, 50% जनसंख्या, फिर भी उनकी आय 1 लाख भी नहीं पहुंची, यानी करीब करीब मान कर चलें कि 22-23 गुना कम आय है। वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 22 से 23 गुना कम है। हम मोटी मोटा 25 गुना कर ले चलिए, कम है। तो टॉप 10% जनसंख्या की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बॉटम 50% जनसंख्या के वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से लगभग 22-23 गुना अधिक है। तो 3 निष्कर्ष निकले, मतलब 3 बातें निकली। पहला, टॉप के 1% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का 22% है। टॉप 10% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का 57% भाग है। और टॉप 10% जनसंख्या के पास वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 11,66,500 कितना 520 रुपये है, जबकि बॉटम के 50% लोगों की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 53,600 रुपये है। तो ये पहला रिपोर्ट हो गया
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। फिर क्रेडिट स्विस की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018। तो एक है क्रेडिट स्विस, इसकी ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018, ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018 में भारत के संदर्भ में दो तथ्य बताए गए हैं। एक, भारत की टॉप 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का, वहां पर था कि टॉप 1% जनसंख्या के पास भारत की राष्ट्रीय आय का 22% था। टॉप 10% के पास राष्ट्रीय आय का 57% था। और टॉप 10 जनसंख्या के पास वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 11,66,520 रुपये था, जबकि बॉटम के 50% लोगों के पास वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 53,600 रुपये था। अगर मैं सही बता रहा हूँ तो हाँ, 53,600 रुपये था। फिर अगला है क्रेडिट स्विस की ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018 में भारत के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। भारत की टॉप 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का 51% हिस्सा है। भारत के टॉप 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का 51% है। जितनी संपत्ति भारत में है, आधी संपत्ति तो 1% लोगों के पास है। तो भारत के टॉप 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का 51% है, मतलब 51.5 है, लेकिन 51% हम मान लेते हैं। चलो दूसरा, भारत की बॉटम 60% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का मात्र 4.7% भाग है। तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट 2018 में भारत के संदर्भ में दो बातें निकल कर आई कि टॉप 1% जनसंख्या के पास 51% संपत्ति है और बॉटम 60% जनसंख्या के पास 4.7% संपत्ति का भाग है। फिर तीसरा रिपोर्ट है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 77वां चक्र 2021। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2021, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2021 का 77वां चक्र के आंकड़े प्रकाशित किए गए, जिनसे निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगता है। पर हाउस होल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट, यानी प्रति परिवार संपत्तियों का औसत मूल्य देखा जाए 2018 30 जून 2018 तक के आंकड़ों के हिसाब से, तो प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति परिवार संपत्तियों का औसत मूल्य, प्रति परिवार संपत्तियों का औसत मूल्य, वो अगर हम शहर में देखें तो है 27,17,000 रुपये, 27,17,000 रुपये। और रूरल में देखें, गांव में तो 15,92,000 रुपये। तो यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड दिख रहा है, समावेशी विकास नहीं है, अर्थात जो क्षेत्रीय समावेशिता होती है, शहर गांव दोनों का विकास हो, उसमें विकास नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, यह सर्वे हम कह लें 2021 का जो 77वां चक्र था, उसमें बताया गया कि प्रति परिवार जो संपत्तियों का औसत मूल्य है, संपत्ति का, यानी घर मकान हो गया, जमीन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें, तो जो संपत्ति है, तो शहर में प्रति परिवार संपत्ति 27,17,000 है और गांव में 15,92,000 है।
तो यहाँ पे शहरी और ग्रामीण अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2021 77वां चक्र में बताया गया कि प्रति परिवार संपत्तियों का औसत मूल्य शहर में 27,17,000 रुपये है, जबकि गांवों में 15,92,000 रुपये हैं। इससे रूरल अर्बन मतलब अर्बन रूरल डिवाइड दिखाई पड़ता है। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट अर्बन, अब इस तरीके से देखें, रिच पुअर डिवाइड इन अर्बन एरियाज, अकेले अर्बन एरियाज की अब बात कर रहा है। फिर नीचे आ जाएगा रूरल एरियाज। ये सब 30 जून 2018 तक के आंकड़ों का अध्ययन है इसमें। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट यानी प्रति परिवार औसत संपत्तियों का जो मूल्य है, शहर में ही अगर देखें तो टॉप 10% लोगों के पास 1,50,35,35,000 मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रति परिवार की संपत्ति है, 1.5 करोड़। जबकि बॉटम के 10% लें तो मात्र 2,000 रुपये है, मात्र 2,000 रुपये। सोचो, संपत्ति एक परिवार में 2,000 रुपया है शहर में। पहले तो रूरल अर्बन डिवाइड देखा, अभी अर्बन में ही अगर देखें टॉप 10 बॉटम 10 का, तो टॉप 10 के पास तो 1.5 करोड़ की संपत्ति है प्रति परिवार, लेकिन बॉटम 10 के पास 2,000 रुपये की संपत्ति है। अब यहीं गांव में आ जाएं तो टॉप 10% लोगों के पास 81,17,000 रुपये का संपत्ति है। 81,17,000। अच्छा, गांव का 10% जो टॉप 10% है उसका 81,17,000 औसत संपत्तियों का मूल्य है प्रति परिवार। वहीं शहर में टॉप 10 के पास है 1,50,35,000। समृद्ध हो भारत, ये तो अच्छी बात है, लेकिन समावेशी रूप से अगर समृद्ध हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी के पास संपत्ति है तो इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि कईयों के पास संपत्ति का अभाव है। समस्या ये है, तो उनको भी लेकर चलेंगे तो समावेशी विकास होगा, तो देश का अच्छे से विकास होगा। क्योंकि IMF की वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि अगर हम किसी देश के टॉप 10 नहीं था टॉप 20% लोगों को 1% अतिरिक्त आय हम भेजते हैं तो GDP में 0.08% या बिंदुओं की कमी आती है। जबकि बॉटम के 20% लोगों के पास 1% अतिरिक्त आय भेजने पर GDP में 0.38 बिंदुओं की वृद्धि होती है। यहाँ पे कमी हो रही है, भेज रहे हैं तब भी कमी हो रही है, और यहाँ पे वृद्धि होती है। ये बकायदे अध्ययन है, रिसर्च है IMF का। तो गांव में भी अगर अंतराल देखें तो टॉप 10 के पास 81,17,000 रुपये की संपत्ति है और बॉटम 10 के पास 41,000 रुपये की संपत्ति है। ये 2,000 क्या लिखा हुआ है? 2,000 शहर में है। अच्छा, ये बता रहा है कि शहर में तो 2,000 था, बॉटम 10 के पास शहर में 2,000 रुपये की संपत्ति है और गांव में 41,000 की संपत्ति है। तो गांव का जो बॉटम 10% है वो शहर के बॉटम 10% से कम 20 गुना अच्छा है। तो गांव का गरीब शहर के गरीब से 20 गुना अच्छा है। ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं।
फिर गिनी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट एसेट्स, गिनी गुणांक संपत्ति। अगर देखें तो रूरल में यहाँ संपत्ति की विषमताएं शहरों में अधिक हैं, है ना। जैसे गांव में संपत्ति की विषमता क्या है कि जो टॉप 10 है उसके पास 81 लाख की संपत्ति है, 17,000, 81 लाख 17,000, और जो गरीब है उसके पास 41,000 की संपत्ति है। तो ये तो मतलब अंतर तो है, अच्छा खासा अंतर है, यानी करीब करीब अंतर हम मान ले कि कितने का अंतर हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन शहर में देखिए अंतर, किसी के पास 1.5 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 2,000 की संपत्ति है, तो ये तो बहुत विशाल अंतर है। और शहर के टॉप 10 के पास औसत रूप से 2,000 की संपत्ति है, और गांव में टॉप 10 मतलब बॉटम 10% लोगों के पास औसत रूप में 41,000 रुपये की संपत्ति है। तो ये तो और ज़्यादा देखिए डिवाइड दिख रहा है कि शहर का बॉटम 10 और गांव के बॉटम 10 में भी अंतराल है। यानी समावेशी विकास पर ध्यान देना है तो सबसे पहले जो रूरल मतलब अर्बन क्षेत्र के जो गरीब हैं, जो बॉटम 10 हैं, उन पर ध्यान आकर्षित करना होगा, और रूरल एरिया के भी जो बॉटम 10% हैं उन पर ध्यान आकर्षित करना होगा। गिनी कोएफिशिएंट देखें रूरल में तो 0.615 है, और मतलब यहाँ गांव में, और शहर में 0.678। तो संपत्ति की विषमताएं जो हैं वो शहर में अधिक हैं। नोट, गिनी गुणांक का प्रयोग विषमताओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है तो परसेंट में आ जाएगा। इसका मूल्य बढ़ने पर बढ़ती हुई विषमताओं का पता लगता है। इसे निम्न प्रकार निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर है जनसंख्या का संचयात्मक प्रतिशत, और इस लाइन में है आय या संपत्ति का संचयात्मक प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास कितने प्रतिशत आय है, ये तो 20% जनसंख्या के पास 20% आय, 40% जनसंख्या के पास 40% आय, 60 के पास 60, 80 के पास 80, ऐसे होना चाहिए, आदर्श रूप में ऐसे होना चाहिए। परंतु है क्या, कि यहाँ तक देखें, अगर यहाँ तक 80% लोगों के पास जो संपत्ति है वो 20% ही है, जबकि फिर यहाँ पे 20% के पास संपत्ति क्रमशः उत्तरोत्तर लगातार तेजी से बढ़ता गया, ऐसे है। तो यहाँ पे यहाँ तक ऐसे ही रहा, 80% के पास धीरे धीरे करके 20% संपत्ति ही रह पाई, और फिर अगले 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है, वो भी तेजी से ऐसे उड़ती जा रही है। और ये जो लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, समता रेखा। यानी होना चाहिए ऐसे कि 20% लोगों के पास 20% हो, 40 के पास 40 हो, 60 के पास 60 हो, ये समता रेखा है। परंतु समता रेखा के नीचे अगर स्थिति बने तो हम कहें कि विषमता बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे होता तो समानता बहुत ज़्यादा है। कैसे, मतलब समानता तो ये है, इक्विटी ये है, नीचे आ रहे हैं तो विषमता है, ऊपर अगर जा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी कि बॉटम के लोगों के पास, मतलब शुरुआत के लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, फिर आगे के पास कम होती जा रही है। तो चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, वो तो इनइक्वालिटी को ही दिखाएगा।
अगर इसमें जा रहे हैं बीचों बीच 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है। और जो यहाँ पर कर्व बन रहा है उसे कहते हैं लॉरेंज कर्व, वास्तविक वितरण रेखा, लॉरेंज कर्व। उपर्युक्त चित्र के आधार पर गिनी या जिनी गुणांक का मूल्य निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट बराबर समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र, ना, यानी कि ये समता रेखा है, ये लॉरेंज वक्र है, इसके बीच का क्षेत्र ये कितना है, ये क्षेत्रफल इसका कितना है, बटे समता रेखा के नीचे का क्षेत्र, तो पूरा समता रेखा के पूरा नीचे का क्षेत्र। तो गिनी गुणांक निकालना है तो ये समता रेखा है और ये लॉरेंज वक्र है। तो गिनी गुणांक बराबर समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र बटे समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र, ये कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा गिनी गुणांक। या फिर अगर हम इसको a मान लें, इस वाले को, इसको b मान लें, तो गिनी गुणांक बराबर a/a+b, ये होता है गिनी गुणांक। यदि किसी काल्पनिक मामले में समता रेखा ही लॉरेंज वक्र हो तो क्या होगा? यदि किसी काल्पनिक मामले में समता रेखा ही लॉरेंज वक्र हो तो यहाँ पर जो लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्र होता है वो तो शून्य हो गया, तो 0/a+b, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। यानी यहाँ पर विषमता बिल्कुल भी नहीं है, एकदम समानता है। लॉरेंज वक्र चढ़ गया समता रेखा के ऊपर, तो यानी कि यहाँ पर समानता पूर्ण रूपेण है। एक अन्य काल्पनिक मामले में यदि लॉरेंज वक्र क्षैतिज अक्ष में मिल जाए, यानी एकदम नीचे मिल जाए एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा कि जो ए है यानी कि वो तो पूरा पूरा बन जाएगा। लॉरेंज वक्र और समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल ए होता है, परंतु बी जो होता है, बी यानी लॉरेंज वक्र से एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल, वो तो है कि नहीं है। तो ऊपर भी ए नीचे भी ए, आ गया 1, तो इसे कहते हैं पूर्ण असमानता। यानी अगर लॉरेंज वक्र समता रेखा पर चढ़ जाए तो पूर्ण समानता है, अगर लॉरेंज वक्र एक्स एक्सिस पर चढ़ जाए तो पूर्ण असमानता है। इस पर समता, पूर्ण समता पे लॉरेंज मतलब गिनी गुणांक 0 होता है और पूर्ण असमानता पर गिनी गुणांक 1 होता है। यानी जैसे जैसे हम ये मान लीजिए कि ये 1 है और ये 0 है, तो इसका क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मतलब कि वहाँ पे समानता आती जा रही है। किसका क्षेत्रफल? नीचे का क्षेत्रफल गायब, तो पूर्ण असमानता हो गई, और ऊपर का क्षेत्रफल पूरा बढ़ गया तो पूर्ण असमानता हो गई। बात तो है क्या? तो ए जो है, ए ये पूर्ण रूप से गायब हो जाए और लॉरेंज वक्र चढ़ जाए इसके ऊपर, तो हम कहेंगे पूर्ण समानता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस प्रकार समावेशी विकास लाया जा सकता है। तो इसके लिए 12 बिंदु हैं, इन 12 बिंदुओं पर कार्य किया जाए तो समावेशी विकास लाया जा सकता है। पहला, सभी लोगों के लिए अवसरों की समानता, सभी लोगों के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। तो ये है पहला। सभी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच का विस्तार करना, सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करना, और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना,
प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया था 2015 में, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए, जिसमें से 56% खाते महिलाओं के हैं, जिसमें से 67% खाते खुले हैं गांव और कस्बों में, और इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है, मतलब धन है। इन सबसे निष्कर्ष ये निकलता है कि लोगों का ग्रामीण स्तर पर और महिलाओं के स्तर पर समावेशिता बढ़ा है और लोगों का बचत का स्तर बढ़ा है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से लोगों के खाते में सीधा पैसा भेजने के कारण जो बीच में लीकेज होता था वो बचा है। तो इसे वित्तीय समावेशन भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं है। चौथा है प्रगतिशील कर प्रणाली और ऊंचे सामाजिक खर्च वाली राजकोषीय नीति को लागू करना। तो प्रगतिशील कर प्रणाली और ऊंचे सामाजिक खर्च, सोशल एक्सपेंडिचर को वाली राजकोषीय नीति को लागू करना। प्रत्यक्ष करों का अधिक प्रयोग करना और अप्रत्यक्ष करों का निर्भरता कम करना। ठीक। गरीबी निवारण की एक व्यापक रणनीति को लागू करना जो निर्धन लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी देती हो। लोगों के कौशल विकास पर ध्यान देना, त्वरित कृषि विकास को बढ़ावा देना, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी गैर कृषि क्रियाकलाप को बढ़ावा देना, रूरल इंफ्रा के विकास पर ध्यान देना, पिछड़े राज्यों में निवेश को प्रोत्साहन देना, लिंग संतुलन की नीतियों को लागू करना आदि। इस प्रकार भारत में समावेशी विकास के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न हैं। इस कथन का विश्लेषण करें कि समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन भी लाता है। इंटरजनरेशनल इक्विटी और इंट्राजनरेशनल इक्विटी में अंतर बताते हुए संपोषणीय विकास और समावेशी विकास की अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। जो समावेशी विकास होता है वो इंट्राजनरेशनल इक्विटी होता है और संपोषणीय विकास होता है वो इंटरजनरेशनल इक्विटी होता है। क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है? भारत में समावेशी विकास के लिए एक प्रभावी राजकोषीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।